हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम नंबर 9.16 से 9.20 तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और न केवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे बट बहुत सारे कंसेप्ट्स भी हम लोग इसमें सीखेंगे। आइए इस प्यारे से वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। So पहला प्रॉब्लम है 9.16। A small pin fixed on the table top is viewed from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it views from the same point through 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of glass is 1.5. Does the answer depends on the location of slab? सो आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। मीनवाइल मैं इसका फिगर बना देता हूँ। देखो एक स्मॉल पिन है, सपोज करो कि ये स्मॉल पिन है, ये टेबल पे रखा गया है और इसको 50 सेंटीमीटर एवोव से देखा जा रहा है। सपोज करो यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पर से आई इसको देख रहा है। अब ये बोल रहा है कि बीच में कोई एक स्लैब डाल दिया गया है, ग्लास स्लैब, जो कि 15 सेंटीमीटर थिक है। तो सपोज करो कि ये 15 सेंटीमीटर थिक मैंने ग्लास स्लैब डाल दिया। तो पूछ रहा है कि कितना से ये जो डिस्टेंस है अब ये रेज्ड हो जाएगा। सो आपको मालूम है कि जब ग्लास स्लैब डालते हो तो उस केस में जो पैरेलल ग्लास स्लैब डालते हो तो ये रियल डेप्थ यदि 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहे तो उसका एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? तो उसका एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, सपोज करो ये यहाँ तक उसका एपरेंट डेप्थ हुआ और उस एपरेंट डेप्थ का वैल्यू मैं यदि टी डैश बोलूँ तो टी डैश वैल्यू होगा टी बाई म्यू। तो टी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया गया है 3/2, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो पॉइंट है ना, ये लग गया कि यहाँ पर आ गया है। सो एग्जैक्टली देखो ये डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आया। सो ये डिस्टेंस सेम रहा और ये डिस्टेंस भी सेम रहा। इस डिस्टेंस में इस स्लैब की जगह अब आप मान सकते हो कि ये एक्चुअल में लग गया कि यहाँ पर ये है। सो शिफ्टिंग कितना से हुआ? ये शिफ्टिंग इतना ही डिस्टेंस से हुआ और ये शिफ्ट है जिसका वैल्यू हुआ शिफ्ट इज इक्वल टू टी माइनस टी बाई म्यू। बेसिकली ये आपको फॉर्मूला भी है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू और इसका वैल्यू आ गया आपको 15 माइनस 10 डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूला का के हेल्प से भी निकाल सकते हो। 15 1 माइनस 1/3/2 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से ये आपको शिफ्ट हो गया है। अब सेकंड बोल रहा है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। सो देखो यदि पैरेलल सरफेस रहेगा तो आंसर लोकेशन ऑफ स्लैब पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। स्लैब यहाँ रखो, स्लैब यहाँ रखो, कहीं पर भी रखो। लेकिन यदि ये पैरेलल सरफेस की जगह यदि इस टाइप का कोई सरफेस होता है तो ये क्या बना देता है? लेंस बना देता है। कोई कर्व सरफेस के केस में ये लेंस बना देगा और उस केस में स्लैब के पोजीशन पर स्पिन का जो एक्चुअल जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर पैरेलल स्लैब है। सो द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लिखोगे फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस the distance does not depends on the location of slab। क्लियर है? समझ गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9.17। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग लाइट पाइप भी बोलते हैं। सो फिगर 9.32 shows the cross section of a light pipe made of a glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of pipe is made of a material of refractive index 1.44. What is the range
exchange of the angles of incident ray with the axis of pipe for which total reflection inside the pipe take place as shown in the figure. What is the answer if there is no outer covering of the pipe? So पहले मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे. तो अब देखो, ये जो आपको ऑप्टिकल फाइबर में दो पार्ट होते हैं. पहला जो इनसाइड में जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर. सो बेसिकली ये आपको कोर है, और आउटसाइड का जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग. ठीक है. सो दिया गया कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, आपको यदि मैं μ1 बोलता हूँ तो इसका वैल्यू है μ1 इज इक्वल टू 1.68 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया 1.44. क्लियर है. अब ये बोल रहा है कि इसमें ये बाहर से लाइट रे आई, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पर लाइट रे को दोगे तो ये अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. एक पर्टिकुलर एंगल या उससे कम, अब ध्यान दो, एक पर्टिकुलर एंगल या उससे कम एंगल पर लाइट रे आता है अंदर में, तो यहाँ पर तो पहले जैसे लाइट अंदर जाएगा तो यहाँ पर तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. सो आपसे पूछ रहा है कि कितना एंगल पर इस साइड या इस साइड के अंदर हम लोग लाइट रे को भेजें ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड में हो. सो पहले ऐसा होता क्यों है, सो हम लोग समझेंगे. सपोज करो कि ये एंगल आप क्रिटिकल एंगल निकालते हो, वैसा एंगल निकालते हो जिस एंगल पर इस एंड पे रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, और इसको बोलेंगे थीटा क्रिटिकल. सो थीटा क्रिटिकल एंगल पर यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, देखो ये 90 है और टोटल 180 होता है, तो 90 माइनस थीटा क्रिटिकल हो गया. क्लियर है. 90 माइनस थीटा क्रिटिकल होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे को बोलोगे आई मैक्स. ठीक. अब हम लोग देखेंगे कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई मैक्स से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, और जब आई मैक्स से कम होगा तो क्या होगा. सो पहले देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि आई मैक्स से ज़्यादा होगा. सपोज करो कि ये ज़्यादा एंगल से आया, उस केस में आई का वैल्यू ज़्यादा हो गया आई मैक्स से, तो आर का वैल्यू भी आर मैक्स से ज़्यादा होगा. क्लियर है. सो यहाँ पर भी ये आर का वैल्यू ज़्यादा हो गया, आर का वैल्यू ज़्यादा कर दिए तो ये एंगल है, ये जो एंगल थीटा है ये लेस देन थीटा सी हो गया. बिकॉज आपको मालूम है कि आर प्लस थीटा है 90 डिग्री के इक्वल. अब आर का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो थीटा का वैल्यू थीटा सी से कम हो जाएगा, और उस केस में ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट रे कहाँ होगा, बाहर निकल जाएगा. ठीक है. सो लाइट रे इस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. सेकंड केस देखते हैं, जब ये एंगल आपको आई मैक्स से कम होगा. सो यहाँ पर यदि ये एंगल कम होगा तो आर का वैल्यू भी कम होगा. आर का वैल्यू कम होगा तो सपोज करो आर यहाँ तक आया, छोटा ही रहा, तो ये जो थीटा का वैल्यू है ना, थीटा ये ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल हो जाएगा, और इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. क्लियर है. सो ऐसे इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि ये जो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल निकाल लिए, मैक्सिमम आई मैक्स निकाल लिए, जिसके अंदर में लाइट रे को भेजा जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर आपको 90 डिग्री लेकर के स्टार्ट करना होगा. अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ. सो अब क्रिटिकल केस में इस एंगल को आपने क्या माना, 90 डिग्री माना है. ठीक है. और यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ I इज इक्वल टू आई मैक्स, आई एम से दिखा दिया, आर को मैंने आर एम बोल दिया, और थीटा सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर एम. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं यदि स्नेल लॉ लगा दिया पी पर, तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू कोर क्या है, μ1. सो μ1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 डिग्री, और यहाँ से हो गया साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और यहाँ से थीटा सी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस आर एम, डेट इज साइन 90 डिग्री माइनस आर एम इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, डेट इज 1.44 डिवाइडेड बाई 1.68, और ये वैल्यू आएगा 0.857. सो क्लियरली cos Rm इज इक्वल टू 0.857, और Rm इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0.857. हम लोग सब क्रिटिकल के लिए देख रहे हैं, और ये आता है 31 डिग्री. सो ये जो मैक्सिमम जो केस है, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल के लिए मैक्सिमम यहाँ पर रिफ्रैक्शन आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 31 डिग्री.
अब यहाँ पर फिर से आप स्नेल लॉ लगाओ इस एंड पे। सो इस एंड पर लाइट रे एयर से आ रहा है और कोर में जा रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। सो 1 sin IM इज इक्वल टू, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.68 sin RM। क्लियर है? बिकॉज स्नेल लॉ बोलता है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो उसी का मैं यूज किया। सो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन IM इज इक्वल टू 1.68 साइन 31 डिग्री। आपने RM का वैल्यू निकाला और इसका वैल्यू साइन 31 डिग्री का वैल्यू होता है 0.515। सो ये आ गया 0.8652 और यहाँ से IM जो कि मेरा I मैक्सिमम है उसका वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स 0.8652 दैट इज इक्वल टू 59.9 के जैसा आएगा, मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली हो गया 60 डिग्री। सो 0 से 60 डिग्री के बीच में ये आप यदि लाइट रे को रखोगे ना तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो ये तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया, लेकिन एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है ना उसको हम लोग यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आप समझ जाओगे तो और अच्छा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पर ये जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपने बोला μ2। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा C इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 हो जाएगा। ये तो आपने देखा है, यहाँ से आप देखे हो, समझ गए हो। सो यहाँ से ये आ जाता है साइन 90 माइनस R मैक्स, चूँकि थीटा C प्लस RM है, हो गया 90 डिग्री के इक्वल, इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ और cos RM इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। सो साइन RM हो जाएगा, यदि कोई चीज़ cos में दिया हो तो साइन में आप निकाल सकते हो, तो साइन RM हो गया स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बाई μ1, बिकॉज कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ से ये निकल गया। अब फिर से आप स्नेल लॉ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लगाओगे तो क्या होगा 1 इंटू साइन I मैक्स या IM इज इक्वल टू μ1 साइन RM। सो μ1 साइन RM का वैल्यू आपने देख लिया क्या आया μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, और क्लियरली यहाँ से हो गया IM इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। सो आप सिंपली ये फॉर्मूला सीधे आगे से लगा देना तो यही हो जाएगा। सो कभी भी आपको μ1 और μ2 दिया गया है, जहाँ μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। सेकेंडली क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। लाइट पाइप या ऑप्टिकल फाइबर के केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, मीन्स कि इसके इनसाइड में यदि एंगल आएगा तो जो ऑप्टिकल फाइबर उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दोगे। भले ही पाइप को आप बेंड कर दो, सपोज करो ये पाइप है, फिर आप बेंड कर दिए, मोड़ दिए, कुछ भी कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो करके इस एंड से उस एंगल में लाइट रे जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा। तो इसका बेसिकली यूज़ बहुत ज़्यादा मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये जो कोर है ये तो रखें, लेकिन हम लोग आउटर कवरिंग क्लैडिंग को हटा देंगे तो फिर क्या होगा। सो मैं पहले यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, ये आपको कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इज इक्वल टू 1.68 और कवरिंग को हटा दिए तो μ2 हो गया, जो कि एयर हो गया 1 हो गया। सो इस केस में पूछ रहा है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करें कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो। तो अब देखो कि आपको लाइट रे एयर है, कोर में जा रहा है, वहाँ से फिर वो एयर में जा रहा है। सपोज करो कि मैं आई एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई एंगल पर जा रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो करके ये एंगल क्या हो गया आर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा। क्लियर है। और यदि थीटा यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और थीटा यदि क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ये लाइट रे बाहर निकल जाएगा। सो पहले यहाँ पर आपको क्या चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल, वो आप निकालते हो। मीन्स कि पहले आपको क्या निकालना होता है, थीटा क्रिटिकल निकालना होता है। सो हम लोग ये अप्लाई करेंगे स्नेल लॉ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.68 इंटू साइन
थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, बिकॉज हमको मीन्स की क्रिटिकल कंडीशन देखना है जब मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का हो जाए यहाँ पर। और यहाँ से आ गया साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/1.68 that is equal to 0.595 and theta c is equal to sin inverse 0.595 और ये आएगा आपको 36.51। सो 36.51 डिग्री एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आएगा। अब ये जो एंगल थीटा है ये आपको कम से कम क्या हो सकता है, बिकॉज यदि बहुत कम एंगल लोगे आप ट्राई करोगे कि इतना कम एंगल ये थीटा हो कि ये थीटा सी से कम हो जाए। थीटा सी से कम हो जाएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन को फेल कर देगा। सो हम लोग को पहले ये देखना है कि कम से कम कितना एंगल पर ये आ सकता है। सो कम से कम ये एंगल थीटा कब होगा, थीटा जब लीस्ट कम से कम कब होगा, जब आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्यों, बिकॉज ये ट्रायंगल में देखोगे ये एंगल 90 डिग्री है। सो आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होता जाएगा थीटा का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। सो आर का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए आई का मैक्सिमम वैल्यू होना पड़ेगा। सो आई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो व्हेन I is equal to I max is equal to 90 degree, then R will be R max, and in this case theta will be minimum value। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। यदि मिनिमम वैल्यू के लिए भी नहीं होगा इसका मतलब सारे रे के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो थीटा मिनिमम वैल्यू के लिए ये आप 90 डिग्री ले लिए। सो यहाँ पर स्नेल लॉ लगाओगे, यदि ये एंगल 90 डिग्री होगा तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन आर मैक्सिमम। मैं यहाँ पर आर एम कर देता हूँ और उस केस में आप देखे हो कि आर एम का वैल्यू यहाँ से देखे हो कितना है 36.51 डिग्री। सो 36.51 डिग्री इसका मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा आरएम का वैल्यू नहीं हो सकता है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है थीटा मिनिमम, कम से कम कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, तब भी थीटा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90 माइनस 36.51 डेट इज 53.5 डिग्री आ गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू होगा 53.5 डिग्री, जो कि इससे थीटा क्रिटिकल जो आपने निकाला है उससे बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी लाइट रे किसी भी एंगल पर दोगे, इस एंगल किसी भी एंगल पर दोगे, यहाँ पर जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पहुँचेगा, ठीक है, वो हर हालत में थीटा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और लाइट रे यहाँ पर क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है, आपके बुक में आंसर दिया गया है जो कि रॉन्ग है। आप जान जाओ कि फॉर ऑल आई, आप लिखोगे फॉर ऑल आई द लाइट रे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Answer the following question. You have learned that the plane and convex mirror produces virtual images of the object. Can they produce real image under some circumstances? Explain. So A B C D सबको मैं individual pages में किया हूँ। So आपको पहला A है, इसको मैं यहाँ explain करता हूँ। So A है, you have learned that plane and convex mirrors produces virtual images of object. Can they produce real image under some circumstances? तो इसका आंसर होगा yes, plane mirror and convex mirror can produce real image if object is virtual। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसको हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। सो मैं देखो इसको एक लेंस से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज करो एक लेंस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये आपको इसका एक रे डायग्राम में बना दे रहा हूँ पहले। सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यदि ए बी है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा बी डैश ए डैश। ठीक है, इसका इमेज कैसे बना सो आपको
समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रियल में एग्जिस्ट करता है। रियल में एग्जिस्ट करता है तो जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लाइट रे डाइवर्ज करती है, निकलती है। सो इससे लाइट रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। और यहाँ पर रियल इमेज बना है, ये कौन सा इमेज है, रियल इमेज। सो रियल इमेज पर लाइट रे क्या करती है, कन्वर्ज करती है, मीट कर रही है। सो यदि इमेज रियल होता है तो लाइट रे कन्वर्ज करती है, ऑब्जेक्ट रियल होता है तो लाइट रे डाइवर्ज करती है। अब हम लोग एक आपको कन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। सो कन्वेक्स मिरर ऐसे हो गया, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, यहाँ से लाइट रे पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से लगेगा कि यहाँ से लौट रही है तो लाइट रे ऐसे लौट जाएगी। क्लियर है। फिर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो दूसरी लाइट रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पर रखोगे, ये रिफ्लेक्टेड है। सो ये जिस तरीके से जाएगी उसी तरीके से लौट जाएगी और ये दोनों जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर आप बोलोगे कि इमेज बना। क्लियर है। सो ये इसका इमेज बना, लेकिन क्या यहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है? नहीं, लाइट रे यहाँ पर कन्वर्ज नहीं हो रही, बल्कि लाइट रे यहाँ से क्या हो रही है, आपको लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है। सो आपको वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज जिससे लाइट रे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब ध्यान दो, रियल ऑब्जेक्ट लाइट रे डाइवर्ज, वर्चुअल इमेज लाइट रे डाइवर्ज, रियल इमेज लाइट रे कन्वर्ज, और वैसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उस पर लाइट रे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सो वो मैं आपको समझाता हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सपोज करो ये प्लेन मिरर ले लो, पहले प्लेन मिरर से देखते हैं। सो प्लेन मिरर में लाइट रे आपको ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ बने, मिरर के पीछे की तरफ बने। सो लाइट रे यहाँ से ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मिली, वैसे ही लाइट रे ऐसे आई रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मिली। सो इमेज यहाँ पर बना। सो लाइट रे एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट पर जो कन्वर्ज हो रही थी वो मिरर के पीछे था। सो जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ज होगी तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। सो ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो यहाँ पर बना, और ये इमेज क्या हो गया आपको, रियल इमेज। सो प्लेन मिरर कब रियल इमेज बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। ऐसे ही हम लोग फिर कन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। सो कन्वेक्स मिरर भी आपको ऐसे तो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन रियल इमेज किस कंडीशन में बना सकता है, देखो जब ऑब्जेक्ट ना आपको मिरर के पीछे हो, मीन्स कि जो लाइट रे है वो मिरर के पीछे कन्वर्ज कर रही हो। सो जब लाइट रे मिरर के पीछे कन्वर्ज करेगी ना तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और इसका जो इमेज होगा ना वो कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। सो ये जो इसका इमेज बना वो रियल इमेज है। क्लियर है। सो कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर आपको रियल इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी, ए वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन, येट वी सी अ वर्चुअल इमेज, we are obviously bringing it to the screen, that is the retina of an eye. Is there a contradiction? देखो एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कॉट नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग का आई में जो रेटिना है वहाँ पर जो कि एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, वहाँ पर वर्चुअल इमेज को हम लोग ला रहे हैं, कन्वर्ज करा रहे हैं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? सो ये कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देयर इज नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। सो सपोज़ करो कि ये कोई कनकेव मिरर में लिया और यहाँ पर इसका ये फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट यदि फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो तो आपको इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। सो एक लाइट रे ये गई, दूसरी ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और फिर उसी पर लौट जाएगी। सो ये दोनों लाइट रे क्या है, डाइवर्जिंग लाइट रे है, और डाइवर्जिंग लाइट रे कभी नहीं मिलेगी। और इनको यदि पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो यहाँ पर आपको इमेज बनता है। सो ये ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। सो इसको स्क्रीन पर हम लोग आई कैसे देखता है। सो सपोज़ करो कि ये आई है। सो
आई का लेंस अपना होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं, और ये आई लेंस ये जो डाइवर्जिंग लाइट रे है उसको कन्वर्ज करता है रेटिना पर। सो ये बेसिकली रेटिना है जहाँ पर ये आपको कन्वर्ज करता है, और यहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। सो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्योंकि आई लेंस इसको कन्वर्ज करता है। सो हम लोग लिखेंगे ए वर्चुअल इमेज is formed when light ray diverges the convex lens of eye converges these diverging light ray टू द रेटिना। ठीक है, वहाँ पर कन्वर्ज कर दिया, सो इस कारण से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सी, ए डाइवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए लेक, वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू द डाइवर देन व्हाट ही एक्चुअली इज। सो इसका फिगर बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये एपरेंट डेप्थ एपरेंट हाइट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो सपोज करो कि डाइवर इसमें डाइव कर रहा है, ये वाटर है, और एक फिशरमैन है जो कि बैंक में है, यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो एक फिशरमैन यहाँ पर है। फिशरमैन को मैं एक ऑब्जेक्ट रूप में इस रूप में दिखाया हूँ। अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसे लाइट रे डाइवर्ज करेगी। तो लाइट रे डाइवर्ज करेगी, और ये लाइट रे जब एक ये आपको एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 डेट इज़ 1.33 है। सो लाइट रे आपको एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, और इस कारण से नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। सो लाइट रे ऐसे बेंड की, यहाँ पर बेसिकली आपको डाइवर है। ठीक है, सो डाइवर देख रहा है यहाँ से, सो इसको फील होगा कि जो लाइट रे आ रही है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। सो यदि इसका हाइट आपको h है तो इसका जो हाइट जो लगेगा वो h डैश लगेगा, और h डैश क्या है, एपरेंट हाइट। सो एपरेंट हाइट क्या होगा, इंक्रीजेस। सो फिशरमैन लुक्स टॉलर। ठीक है, अब ये कितना हाइट से इंक्रीज होता है वो मैं बता देता हूँ। सो एच डैश होता है म्यू इंटू एच के इक्वल, जहाँ म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर, डेट इज आपको हो गया 4/3 इंटू एच। सो एच डैश इज इक्वल टू 4/3h। क्लियर है। यदि मैं इस शिफ्टिंग के बारे में बात करूं तो इस शिफ्टिंग का वैल्यू हुआ 4/3h माइनस h। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर डी है, डज द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक ऑफ वाटर चेंजेस इफ व्यूड ऑब्लिकली, इफ सो डज द एपरेंट डेप्थ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, मैं पहले इसका फिगर बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है। सपोज करो कि ये मेरा टैंक है जिसमें कि पानी रखा गया है। अब आपको इसका डेप्थ समझने के लिए मैं इसके डेप्थ पे एक कॉइन डाल देता हूँ। तो ये पूरा वाटर है, इसके यहाँ पर मैं कॉइन डाल दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब क्या है कि पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्लिकली ये यदि लाइट रे मीन्स कि थोड़ा तिरछा देखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया I1। लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया वाटर के लिए 4/3, और ये μ2 हो गया एयर के लिए 1। सो ये रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे अपने नॉर्मल से दूर जाएगी, ये आपको R1 हो गया। इसको आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आप मान सकते हो कि लाइट रे यहाँ से आ रही थी। ठीक है। सो ये बेसिकली इसका एपरेंट डेप्थ हो गया। सो ये हो गया आप H1 हो गया, और जो ओरिजिनल जो डेप्थ था वो h था। क्लियर है। सो ये थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, मीन्स कि एपरेंट डेप्थ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं, जब ये नियर नॉर्मल व्यू होंगी, मीन्स कि नॉर्मल लाइन के एकदम पास में पर आप आई को रख दिए। इनिशियली आई को आपने यहाँ पर रखा था, अब यहाँ पर रखोगे
आई को, तो उस केस में देखो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल I2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑब्वियसली कम होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा और इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये थोड़ा और नीचे में आएगा। मीन्स कि एपरेंट डेप्थ आपको इस केस में लगेगा कि थोड़ा इंक्रीज हो गया है। मीन्स कि नियर नॉर्मल जो व्यू होता है ना, उसमें एपरेंट डेप्थ यदि H2 हुआ तो H2 इज ग्रेटर देन H1, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस केस में जो H2 के केस में आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, और अप्रॉक्सीमेशन होता है tan I इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर I2 है तो मैं लिख देता हूँ tan I2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू sin I2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I2। और इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके आप H2 का वैल्यू निकाल सकते हो। ये आप जो डेप्थ आया ना, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, और ये आता है H/μ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर है? सो इस केस में क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई 4/3 डेट इज 3H/4 हो जाएगा। ठीक है, जबकि इस केस में जो ऑब्लिकली है, इस केस में आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ नहीं करोगे। क्लियर है? सो आई थिंक ये आप समझ गए होगे प्रॉब्लम। सो मेरा आंसर होगा द एपरेंट डेप्थ of water decreases, however this decrease, however the apparent depth is less than the near normal viewing। नियर नॉर्मल व्यूइंग में जो आई को यहाँ पर आप रख दिए ना, तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ आपको ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इस केस में एपरेंट डेप्थ आपको क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और नेक्स्ट है आपको इसका ई नंबर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी ग्लास, इज दिस फैक्ट इज ऑफ सम यूज टू अ डायमंड कटर। तो ये देखो, ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है, म्यू डायमंड इज़ ग्रेटर देन म्यू ग्लास। क्या डायमंड कटर जो होते हैं इस फैक्ट का यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। इस फैक्ट का यूज़ करके दे प्रोड्यूस द स्पार्कलिंग इफेक्ट ऑफ डायमंड। अब डायमंड का स्पार्कलिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, मैं यहाँ पर डायमंड का एक फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि ये डायमंड है, सो ये इसका फिगर है, और इसके अंदर कोई लाइट रे इंटर किया। ठीक है, अब ये लाइट रे थीटा क्रिटिकल से यदि बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जहाँ थीटा क्रिटिकल का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यदि म्यू डायमंड है और बाहर में एयर है, तो आपको जो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए म्यू डायमंड इंटू साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू म्यू एयर का वैल्यू 1 हो गया इंटू साइन 90 डिग्री, एंड साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1/म्यू डायमंड, और थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू डायमंड। सो देखो, इसमें क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/म्यू डायमंड। उसी तरह से मैं ग्लास के लिए यूज़ करूं तो थीटा क्रिटिकल फॉर ग्लास, ये थीटा क्रिटिकल फॉर डायमंड है। सो ये हो गया साइन इनवर्स 1/म्यू ग्लास। ठीक है, अब देखो कि म्यू ग्लास चूँकि म्यू डायमंड से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा क्रिटिकल फॉर डायमंड इज लेस देन थीटा क्रिटिकल फॉर ग्लास। इसका मतलब ये होगा कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल ग्लास के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, और ज़्यादा चांस है कि जो लाइट रे अंदर में इंटर करेगा वो बहुत टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होगा। सो डायमंड कटर इसका यूज़ करके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाता है, और इस कारण से स्पार्कलिंग इफेक्ट ऑफ डायमंड प्रोड्यूस होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 9.19। द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ ए लार्ज कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। देखो, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है, लेकिन एक कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है,
ठीक है, जिसका इमेज बन रहा है यहाँ पर इमेज बन रहा है। सो ये यदि आपको ए बी है तो ये आपको क्या इमेज बन रहा है, बी डैश ए डैश, रियल इमेज बन रहा है। सो अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 3 मीटर, डी इज इक्वल टू 3 मीटर दिया गया है। अब आप लिखोगे फॉर रियल इमेज इन कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के लिए डी जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस यदि डी हो तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4f होता है। ठीक है, आप ये रिलेशनशिप को ध्यान रखो, डी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4f होता है, और यहाँ से 4f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी हो गया, और f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी बाई 4 हो गया। तो जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है ना, वो आपको क्या हो सकता है, d बाई 4 हो सकता है, जहाँ d हो गया u प्लस वी। सो d हो गया u प्लस वी, ये आपको डिस्टेंस क्या है u, और ये डिस्टेंस क्या है v। क्लियर है। अब ये इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगा, सो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ठीक है, सो इसका मतलब ये f है और ये यहाँ पर 2f है, मीन्स ऑब्जेक्ट यदि 2f पर हो तो इमेज भी कहाँ बनता है, 2f पर बनता है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया 2f और इधर भी डिस्टेंस हो गया 2f। सो इसलिए टोटल क्या हो जाता है, 4f हो गया। तो इस केस में फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, और फोकल लेंथ मैक्सिमम का वैल्यू हो गया d इज इक्वल टू 4f एंड f इज इक्वल टू d बाई 4, डेट इज 3/4 मीटर, डेट इज 75 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ हो गया 75 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर 9.20। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ convex lens at 2 different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. सो देखो, ये भी एक बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिगर से। देखो, ये यदि स्क्रीन है और यहाँ पर आपको लेंस का एक पोजीशन है और लेंस का दूसरा पोजीशन है। ठीक है, इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस d है, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। तो क्लियरली ये आपको पहले पोजीशन के लिए U होगा और ये V होगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसका जो नाम है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंस पोजीशन 1, और ये हो गया लेंस पोजीशन 2। मैं थ्योरी में सब चीज़ डिस्कस किया हूँ। तो इस केस में फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, और फोकल लेंथ मैक्सिमम का वैल्यू हो गया d इज इक्वल टू 4f एंड f इज इक्वल टू d बाई 4, डेट इज 3/4 मीटर, डेट इज 75 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ हो गया 75 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर 9.20। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस at 2 different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. सो देखो, ये भी एक बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिगर से। देखो, ये यदि स्क्रीन है और यहाँ पर आपको लेंस का एक पोजीशन है और लेंस का दूसरा पोजीशन है। ठीक है, इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस d है, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। तो क्लियरली ये आपको पहले पोजीशन के लिए U होगा और ये V होगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसका जो नाम है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंस पोजीशन 1, और ये हो गया लेंस पोजीशन 2। मैं थ्योरी में सब चीज़ डिस्कस किया हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला काम में आते हैं वो होता है कैपिटल D, मीन्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस कैपिटल D है वो होता है d इज इक्वल टू u प्लस वी, जो आपको देखकर समझ में भी आ रहा होगा। और उसी तरह से स्मॉल d होता है v माइनस u, और यहाँ से आपको आ जाएगा v इज इक्वल टू
कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई टू एंड यू आ जाएगा आपको कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू। अब यदि आप लेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो एफ का वैल्यू आ जाता है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 कैपिटल डी। सो इन सब फॉर्मूला का आप यूज़ कर दो, वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल डी का वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, सो 90 का होल स्क्वायर। स्मॉल डी का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, सो 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल डी हो गया 90 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 90 प्लस 20 इंटू 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90, डेट इज़ 110 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 770 770 बाई 30 और इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 21.39 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से इसका आंसर आ गया। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 21.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। सो डिस्प्लेसमेंट मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इसे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और हम लोग अगले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 21 से 25 तक देखेंगे और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।